हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऊपर हमारा संविधान जो है वह किन किन देशों से लिया गया है, या हमारे संविधान में जो नियम कानून वर्णित किया गया है उसका विभिन्न स्रोत क्या है, उस स्रोत का माध्यम क्या है। तो जो कि वनडे एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में या बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो कि राज्य व्यवस्था एवं संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आज हम बारी बारी एवं क्रम से समझेंगे कि आखिर हमारे भारतीय संविधान में जो नियम कानून कायदे हैं वह किन किन देशों से लिया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के हम अपने इस वीडियो में। तो भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत माने होता है कि भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है। पहला हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका माने यूएसए से, जिसे आज हम अमेरिका भी कहा जाता है। तो उस देश से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है, बताया है उसके बारे में। तो जो मौलिक अधिकार का जो प्रारूप है, जो मौलिक अधिकार है, ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके फ्रेंड्स। दूसरा है प्रस्तावना, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। तो जो प्रस्तावना शब्द लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग आज इस सभा में एकत्रित होकर भारत के लिए संविधान बनाते हैं। तो ये जो चीज़ है, प्रस्तावना है, वह जो है कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका से लिया गया है। अगला है जनहित याचिका। जनहित याचिका जो PIL जिसे बोलते हैं, जिसे PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जो होता है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जिसमें क्या होता है कि जनता के जो व्यापक मुद्दे होते हैं, समस्याएं होते हैं, उनको आप सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में सीधे सामान्य कारणों से लेकर या विशिष्ट कारणों से लेकर एक अच्छे तरीके से वहाँ पर याचिका लगा सकते हैं। तो जिसे PIL बोलते हैं, जनहित याचिका बोलते हैं। ठीक है ना। तो जनहित याचिका कहाँ से प्रेरित है, आपका अमेरिका से। अगला है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग माने क्या होता है, आपको जैसा पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति यदि अपने कार्य के प्रति या अपने पद के प्रति अतएव रूप से सक्षम नहीं है, तो उसको पद में हटाने की प्रक्रिया किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत होता है। इसमें क्या होता है, जो पद से हटाने की प्रक्रिया होती है उसको महाभियोग बोला जाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा में प्रस्ताव भेजा जाता है, और ये दोनों सभाओं में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से हमने काफ़ी कुछ उधार लिया है। क्यों लिया है, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया होगा, पढ़ाया होगा कि जो अमेरिका है, सबसे पहले पूरी दुनिया में जो लिखित संविधान का प्रारूप आया था वो अमेरिका में आया था, पहली बार। दूसरा, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का ही है। तीसरा, विश्व के सभी लिखित संविधान का जो जनक है वह अमेरिका ही है। इसलिए अमेरिका से काफ़ी चीज़ों को हमने अपने संविधान में शामिल किया है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। जो हमारे यहाँ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, वे अगर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ भी महाभियोग लाया जाता है। तो जो ये प्रक्रिया है महाभियोग लाने का, वह भी अमेरिका के कानून से प्रेरित है। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब होता है कि हमारे जहाँ जो न्यायपालिका है उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका जो होती है सबसे सर्वोच्च होती है। हम इसे इसलिए संविधान का संरक्षक भी कहते हैं, क्योंकि यह भारत के नागरिकों के कई महत्वपूर्ण अधिकारों का दुरुपयोग होने से रोकती है।
अगला है राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति। राष्ट्रपति को सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया है। तो ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति एक तरह से प्राचीन राजतंत्र में जैसे राजा की व्यवस्था होती थी वैसे राष्ट्रपति की व्यवस्था है। तो जो राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना, तीनों सेनाओं का वो सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला है उपराष्ट्रपति का पद और कार्य। ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है, जो कि राष्ट्रपति के यदि बीमार हो गए हैं या विदेश चले गए हैं या मृत्यु हो गई है तो उनके स्थान पर आकस्मिक कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। और जो उपराष्ट्रपति होता है यह जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। इस बात को भी आप गौर करिएगा। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है और जो उसके कार्य हैं ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। अगला है लिखित संविधान। बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये भी है। लिखित संविधान माने हमारा संविधान जो लिखा गया है किसी ये पुस्तक में नियम कानून को लिखकर दर्ज कर दिया गया है तो ये चीज़ भी तो अमेरिका से ही लिया गया है। दूसरा अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन या समीक्षा। इसका मतलब क्या होता है इसको भी आप समझिए। यदि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया हो और उस फैसले पर आगे चलकर कोई विरोध हो रहा हो या वह फैसला असंगत हो तो उसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है या उच्च न्यायालय होती है उस फैसले को फिर से संशोधित कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है। तो ये अधिकार भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला है उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। इसको भी आप अभी हमने बताया कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है वह हमारे संविधान को बचाने का कार्य करता है। अगला है कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत। इसका मतलब हुआ कि कानून जो है, जो कानून की नज़रों में सभी व्यक्ति समान हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अवैध कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगला देश है जापान। जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब होता है कि हम अपने देश में चाहे राज्य व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, उन सब की व्यवस्था को स्थापित करने की जो प्रक्रिया होगी वो विधि द्वारा होगी। विधि माने कानून के द्वारा, नियम के द्वारा, जो कि न्याय संगत हो, तर्कशील हो, आधुनिक समय में अच्छे प्रकार से चलने वाला हो। अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड बड़ा फेमस देश है। या आयरलैंड की ही जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो एक महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट, वो आयरलैंड की ही निवासी थी। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया, समझाया और बताया था। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली। इसको आप समझिए। आपको जैसा कि पता होगा कि जो राज्यसभा होता है इसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, इसका जो होता है अप्रत्यक्ष मतदान होता है। इसमें जो होता है राज्य की विधानसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वे इसमें जो है चुने जाते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो 12 लोगों को, कितने लोगों को? 12 लोगों को उनकी प्रतिभा, अनुभव या समाज सेवा के रूप में अगर उल्लेखनीय कार्य किया है, उनका काफ़ी नाम है, काफ़ी प्रसिद्धि है, तो राष्ट्रपति महोदय स्वविवेक से ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा में स्थान प्रदान करते हैं। तो ये जो राज्यसभा में 12 लोगों को स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया हुई, ये जो प्रक्रिया है ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला है यूके यानी ब्रिटेन या इंग्लैंड, ब्रिटिश। इसके बारे में देखिए क्या कहा गया है। ब्रिटेन के संविधान को विश्व की सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ठीक है ना। अब हमने इससे क्या क्या लिया है? विधि के समक्ष समता, मतलब कि कानून की नज़र में सभी समान है। निर्वाचन आयोग माने जो हमारे देश में चुनाव करवाता है, राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा की जो चुनाव होता है निर्वाचन आयोग जो करता है, तो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। अगला है
संसदात्मक प्रणाली, जिसमें प्रधानमंत्री के अधीन वास्तविक शक्ति होती है। संसदात्मक प्रणाली माने कि जो हमारे यहाँ शासन करने की प्रणाली है वो संसद से है। संसद के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति को पावर नहीं दिया गया है बल्कि प्रधानमंत्री को पावर दिया गया है। और अमेरिका के संविधान में क्या व्यवस्था है, वहाँ राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली है, मतलब कि वहाँ प्रधानमंत्री का पद नहीं है बल्कि वहाँ की जो वास्तविक शक्ति है, जो सारी शक्ति है, वो जो है राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। अगला है संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों को विशेषाधिकार। तो जो हमारे यहाँ के सदस्य हैं, जो मंत्री, विधायक, सांसद हैं, इनको जो विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, प्रोटोकॉल दिया गया है, ये भी ब्रिटेन के संसद यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति सांकेतिक प्रमुख है, यानी जो हमारा राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रमुख है, यानी नाम मात्र के अंतर्गत उसके अंदर शक्ति दिया गया है। लेख माने होता है जो अध्यादेश जारी किया जाता है जब संसद की या विधानसभा की बैठक नहीं हो रही होती है तो उस समय जो होता है राज्यपाल या राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करते हैं। अगला है एकल नागरिकता। ये भी बड़ा पॉइंट बात है, हमारे देश में एक ही नागरिकता है। हमने पिछले वीडियो में इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्कस किया, आप लोगों को पढ़ाया और समझाया है। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद। ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है, इसमें क्या होता है कि ये भारत के सार्वजनिक वित्त का संरक्षक है। यह भारत के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोकने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल माने कि इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे मंत्रियों की व्यवस्था है, लगभग 60 से 65 मंत्री होते हैं, 15 से 16 विभाग होते हैं। तो ये जो बंटवारा किया गया है ये वहीं के संविधान से प्रेरित है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है, जो उसकी पावर होती है, जो उसकी शक्ति होती है, कार्य होता है, ये भी आपका इंग्लैंड से लिया गया है। कानून एवं विधि का शासन, द्विसदनीय विधायिका, जिसमें विधानसभा आती है और विधान परिषद आता है, ये भी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। जो सबसे आगे जीते वही निर्वाचन प्रक्रिया जो लागू किया गया है, ये भी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। आगे है भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे संविधान का 75% भाग लिया गया है। तो आप लोग समझिएगा कि संविधान का सबसे ज़्यादा भाग जो लिया गया है वो भारत सरकार 1935 के अधिनियम से लिया गया है और लमसम कितना लिया गया है? 75% लिया गया है। अगला देश है फ्रांस। फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है कि हमारे यहाँ का जो शासन प्रणाली होगी वो गणतंत्री होगी। इसमें राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा, न कि वह अनुवंश के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनेगा। तो यहाँ पे जो होते हैं राष्ट्रपति, उनका चुनाव किया जाता है। अगला है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे की जो भावना है, ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। संविधान संशोधन माने होता है कि यदि कोई नियम, कानून या प्रक्रिया पुरानी पड़ गई हो या वर्तमान समय के लिए उल्लेखनीय न रह गई हो, यानी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, तो सरकार क्या करती है, उसमें सुधार करती है या उसको ख़त्म कर देती है या आज के समय के अंतर्गत उसको बना देती है। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची माने जिसमें हमने आपको बताया है कि जो अधिकार क्षेत्र होता है तो उसमें जो सूचियाँ बनाई है कि कहाँ तक राज्य का अधिकार है, कहाँ केंद्र सरकार का अधिकार है, तो ये जो चीज़ है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा माने होता है कि प्रस्तावना में जिन शब्दों का हमने उल्लेख किया है वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है संसद की संयुक्त बैठक। ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें क्या होता है, जब राज्यसभा या लोकसभा में कोई मनमुटाव हो जाता है किसी प्रस्ताव को लेकर, या लोकसभा किसी प्रस्ताव को पारित कर दे और राज्यसभा में जाके फंस जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसमें क्या होता है कि दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। यह अनुच्छेद 108 में इसकी व्यवस्था की गई है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है।
पहला हुआ था दहेज अधिनियम के लिए, दूसरा हुआ था पोटा के लिए, और तीसरा हुआ था आपका हिंदू कोड बिल के लिए। ठीक है ना। जर्मनी, अगला देश है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है, आपातकाल का प्रावधान, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी आपातकाल के प्रावधान लिए गए हैं। आपातकाल मान्य होता है, आपातकाल भारत में 3 प्रकार के होते हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जब हमारे देश में कोई युद्ध हो, कोई बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के लिए लागू किया जाता है, जब किसी भारत के किसी राज्य में कानून के मुताबिक शासन न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजता है और फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 360 क्या कहता है, यह जो है वित्तीय आपातकाल है, जब भारत या भारत के किसी भाग में वित्त के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पे वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी होते हैं या सरकारी कर्मचारी होते हैं या ट्रस्ट होते हैं, उन सब के पेमेंट को काट दिया जाता है या पेमेंट को कुछ समय के लिए पूरी तरह से रोका भी जा सकता है। फिर अगला है मौलिक अधिकारों का निलंबन। जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं इस पर ब्रेक लगाने के लिए भी, यानी आपातकाल में इसको रोकने के लिए भी जो हमने पावर लिया है, ये भी कहाँ से लिया है, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता, पहली बार। और मौलिक अधिकार का निलंबन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो ये 2 बात आप लोग गौर करिएगा कि निलंबन करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास है, और अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी हाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला है रूस या पूर्व सोवियत संघ से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य लिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया है। पंचवर्षीय योजनाएं भी हमने कहाँ से लिया है, रूस से। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो पंचवर्षीय योजना है जिसको नेहरू जी ने विशेष तौर पे अपना इस पर फोकस रखा था कि हम 5 साल की एक योजना बनाएंगे, उसी पर कार्य करेंगे। तो जो ये पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, जिसको जो होता है उस समय का जो आज जो नीति आयोग है, उस समय योजना आयोग कहलाता था, वह पंचवर्षीय योजना को लागू करता था। कनाडा से हमने केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ माने होता है कि जो बची खुची चीज़ हो, बची खुचे क्षेत्र हो, जिसके ऊपर संविधान में कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि इस पर कौन कानून बनाएगा, तो वह जो होता है किसको दिया गया है पावर, केंद्र को दिया गया है। जो देखिए इसमें लिखा गया है कि जो विषय किसी सूची में नहीं आते या संविधान के अनुसार, वह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। और क्या लिया गया है, अर्ध संघात्मक सरकार, माने केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार में अधिक शक्ति निहित है, ये भी लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। संघ सूची एवं राज्य सूची का जो विषय होता है, जिसमें बताया गया है कि किस किस क्षेत्र में संघ अपना नियम बना सकता है और किस किस क्षेत्र में राज्य नियम बना सकता है, यह भी कनाडा के संविधान से प्रेरित है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी अधिकार, इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि वह किसी मामले के ऊपर जानकारी के लिए या परामर्श के लिए उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह उस परामर्श को माने या न माने। तो उच्चतम न्यायालय जो होता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें क्या होता है कि यदि राज्यपाल को लगता है कि कोई नियम या कानून जो विधानसभा ने पारित किया है, इसको राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाए इस पे विचार करने के लिए, तो वह ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे विभिन्न देश जिनसे हमने अपने संविधान में उनके कुछ तथ्यों को लिया गया है। इसीलिए हमारे देश के संविधान की विद्वानों द्वारा बड़ी आलोचना की जाती है। कई विद्वान इसे उधार का थैला भी कहते हैं, कई विद्वान इसे खिचड़ी भी कहते हैं, कई विद्वान इसे कहते हैं कि चोरी से बनाया गया संविधान है। तो बहुत इस पे आक्षेप लगे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश का संविधान सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे न्यारा है।
और सबसे सुंदर भी है। अब देखिए संविधान से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी था, क्या क्या हमने उसको शामिल किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। गजब की बात बोला है इन्होंने कहा है कि जो हमारा संविधान है वह एक पवित्र पुस्तक है, पवित्र दस्तावेज है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा एग्जाम में बार बार पूछा गया है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा गया है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा है। भारतीय संविधान के ब्रिटिश विशेषज्ञ ग्रानविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि यह सीवन रहित जाल है। इन परिभाषाओं को आप लोग गौर से समझिए, ये परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये परिभाषा ऐसे दिया रहेगा और इसको किसने कहा है उसके बारे में पूछा जाता है। आगे ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि यह सामाजिक क्रांति है और समाजवाद का दस्तावेज है और संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये सारे चीज़ों को उन्होंने ही कहा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान सभा की मूल लिपि को हस्तलिखित किया एवं राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति और सौंदर्यीकरण किया गया। इस प्रति को दिल्ली की संसदीय लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे बक्से में सुरक्षित रखा गया है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। राम मनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना के मूल पाठ को अलंकृत किया। एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। संविधान के प्रत्येक पेज का चित्रण नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन के चित्रकारों ने किया। राष्ट्रीय चिन्ह का बेहद खूबसूरत चित्रण दीनानाथ भार्गव ने किया। संविधान सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। एक तो संविधान बनाना, जिसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना, जिसके अध्यक्ष जी.बी. मालवंकर थे। 17 नवंबर 1947 को विधायी कार्य के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1950 को यह वर्गीकरण समाप्त हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का कार्य समाप्त हो गया। इसके बाद संविधान सभा ने अंतरिम संसद का कार्यभार 1952 तक संभाला। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। 1952 में चुनाव के बाद प्रथम संसद का गठन हो गया। तो दोस्तों, यह लेख राजू सर के लेख पर आधारित था, जो कि सरकारी अध्यापक एमपी सरकार में है, भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, आपसे विशेष अनुरोध है कि आपके लिए हम बड़ी मेहनत से वीडियो को तैयार करते हैं, चीज़ों को एकत्रित करते हैं, फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अतः हम अपने नए दर्शक, नए श्रोता से ज़रूर निवेदन करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो जाए, हम और लोगों तक अपनी पहुंच बना सकें और अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।